relationship. The topic of today's presentation is education and social change. We will discuss about the relationship between education and social change. आज का हमारा जो प्रस्तुतिकरण होगा वो इस बात पर होगा कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन कैसे एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, या दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है। जब हमने आपसे सोसाइटी के बारे में चर्चा किया था कि व्हाट इज सोसाइटी, अर्थात समाज क्या है और समाज को शिक्षा कैसे प्रभावित करती है और शिक्षा समाज को कैसे प्रभावित करती है। समाजशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन का जो घटनाक्रम है या सामाजिक परिवर्तन की जो जिस संदर्भ में हम बात करते हैं उसमें शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में हमारे समक्ष आता है। तो कैसे वो सामाजिक परिवर्तन ले आता है या सामाजिक परिवर्तन नहीं ले आता है, या शिक्षा इंडिपेंडेंट है या सोसाइटी सोशल चेंज इंडिपेंडेंट है, इसके संबंध में आप यदि चर्चा करें तो आप ये बात कह सकते हैं कि पहली बात तो यही है कि एजुकेशन और सोशल चेंज दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हैं। जो शिक्षा है वह सामाजिक परिवर्तन को काज करती है या सामाजिक परिवर्तन ले आती है, और सामाजिक परिवर्तन की वजह से या समाज में होने वाले परिवर्तन की वजह से शिक्षा में भी परिवर्तन होता है। तो देयरफॉर आप इसको ये कह सकते हैं कि दोनों म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं। केवल शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का कारक हो, यह एक तरफा बात है। सामाजिक परिवर्तन की वजह से शिक्षा भी बदलती है या परिवर्तित होती है, ये दोनों ही एक दूसरे के अंतर्निर्भरी कारक के रूप में है। जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, जितने भी दर्शन शास्त्री हैं, उनका ये मानना है, जो दार्शनिक हैं उनका ये मानना है कि शिक्षा जो है वो सोशल चेंज को लीड करती है। जस्ट लाइक अ लीडर, पहले तो तुलना करने के लिए या समाज में परिवर्तन ले आने के लिए तो एस्पेक्ट पे वो बात करते हैं समाज शास्त्री और शिक्षा शास्त्री। तो दार्शनिक और जो शिक्षा शास्त्री वो कहते हैं कि शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन में एक नेतृत्व की भूमिका में रहती है और सामाजिक परिवर्तन को एक्सेप्ट भी करती है, फॉलो भी करती है। जो हम इंटरडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं, तो शिक्षा शास्त्रियों का, दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि शिक्षा की वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है, और समाज में परिवर्तन जो होने वाले हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसका अनुसरण करती है शिक्षा। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भरी कारक के रूप में हमको दिखते हैं। जो स्कूल है, स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, विद्यालय जो है एक लघु समाज के रूप में है। तो स्कूल्स रिफ्लेक्ट एंड मीडिएट द कल्चरल इनहेरिटेंस ऑफ अ सोसाइटी एंड करंट चेंज। जो वर्तमान में परिवर्तन होने वाले हैं या जो वर्तमान में आपको परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अभी जैसे कोविड-19 का सिचुएशन है, तमाम आप 2 साल से इनको देख रहे हैं, वर्तमान में जो भी घटनाक्रम इस परिस्थिति में शिक्षा को कितनी बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। तो विद्यालय में आपको एक तो जो हमारे विद्यालय का, हमारे समाज का जो कल्चरल इनहेरिटेंस है, जो हमारे सिस्टम में कल्चर चलते चले आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के अगर आप एजुकेशन सिस्टम में कहिए तो हर विद्यालय का अपना एक कल्चर है, एक संस्कृति है,
उस संस्कृति को एजुकेशन रिफ्लेक्ट करती है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब देखिए उसी, जैसे कहते हैं एक एक शब्द आता है इथॉस, है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, वहां का एक अलग इथॉस है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एक अलग इथॉस है। और वहां से जितने भी स्टूडेंट निकलते हैं, जो उस कल्चर से, उस सोसाइटी से जितने भी विद्यार्थी निकलते हैं, उनके अंदर वो इथॉस होता है। जैसे तमाम लोग जेएनयू को राष्ट्र विरोधी और पता नहीं कौन कौन से नामों से कहते हैं। तो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, अब यहाँ स्कूल्स का मतलब हम उस प्राथमिक विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, आप प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थान कोई भी होगा, वह शिक्षा जो विद्यालयों में दी जाती हैं या विभिन्न फैकल्टीज में, विभिन्न यूनिवर्सिटीज में जो दी जाती हैं, वो एक कल्चरल इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। वहाँ की जो सोसाइटी है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, उस समाज के जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत को शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले लोगों को वो देती रहती है। और इवन जो करंट चेंज है, जो समसामयिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन समसामयिक परिवर्तन को भी वो रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले कहते हैं ना कि यदि आपको किसी राष्ट्र के लोगों में यदि आपको बदलाव ले आना है, तो आप वहां की शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिए, पूरा राष्ट्र ही उस हिसाब से बदल जाएगा। जैसा आप चाहते हैं, जिस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिस तरह का देश अपना, जिस तरह की कंट्री बनाना चाहते हैं, वहां की शिक्षा व्यवस्था में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप शिक्षा व्यवस्था में उस चीज को ले आएंगे, आने वाले समय में वैसी ही व्यवस्था आपको अपने समाज में दिखाई देगी। आप लोग तमाम पढ़ते हैं हिटलर को, मुसोलिनी को, नेपोलियन बोनापार्ट को, ये जितने भी ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए हैं, इनने सबसे पहला जो परिवर्तन किया वो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया। और जब एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने बदलाव किया तो उसके हिसाब से उनकी सोसाइटी उनको फॉलोअर्स बनी। आप अपने इंडियन कंटेस्ट में अगर बात करें, तो आप इंडियन कंटेस्ट में बात करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूप में अपने को इवॉल्व करेंगे, तो आपने डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के सारी आइडियल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, और उसको आप एजुकेशन में इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि एजुकेशन के माध्यम से जो आने वाली नई खेप है, जो नया प्रोडक्ट हमारे स्कूलों में तैयार हो रहा है, उनके अंदर वो सारे आइडियल्स हों। और इसमें शिक्षक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे हम चर्चा करेंगे उस पर भी। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एजुकेशन टू असिस्ट द प्रमोशन ऑफ सोशल चेंज एंड रिफॉर्म। एक बात तो ये हो गई कि वो अपने कल्चरल इनहेरिटेंस को सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करता है, करंट चेंजेज हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, कहीं ना कहीं सोशल चेंज को फॉलो भी करता है। और दूसरी बात है कि वो समाज में परिवर्तन भी ले आता है, सुधार भी ले आता है। शिक्षा के ही माध्यम से अब आप समाज में वांछित परिवर्तन, जो चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा बन जाए, इसमें ये कुरीतियां हट जाएं, इस सोसाइटी से जितनी भी बुरी चीजें हैं वो उनको हम हटा दिया जाए, तो वो हटा देने वाली जो प्रक्रिया है, रिफॉर्म की जो प्रक्रिया है, उसमें भी एजुकेशन जो है, शिक्षा बहुत ज्यादा सहायता करती है। एजुकेशन को आप कह सकते हैं, एजुकेशन हैज बीन एंड इज बीइंग यूज्ड एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। एक तो सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में है, और इसको आप यूज भी कर सकते हैं। आपको पुरानी सोसाइटी में दिखाई भी देगा कि तमाम सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में वो आए। जैसे जर्मनी, रसिया, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे आपको एजुकेशन की सिस्टम में दिखाई देगा। उनकी वजह से यहाँ पर ये व्यवस्था ऐसी बनी, सोशल चेंज एजुकेशन की वजह से हो चुके हैं। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां को लीजिए तो वो इस प्रोसेस में है। और इवन जो अन्य कंट्रीज हैं, जो इवॉल्विंग सोसाइटीज हैं, जहां पर अभी बहुत सभ्यता नहीं थी, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, तो इन जगहों पे सोसाइटी अभी इवॉल्व हो रही है इन कंटिनेंट्स में, वो एजुकेशन के माध्यम से। तो एजुकेशन का भूत में या भूतकाल में उसका प्रभाव था, अभी चल रहा है, और आने वाले समय में जो इस तरह की सोसाइटीज है वहां पे भी ऐसे परिवर्तन हो। तो ये इसी रेफरेंस में आप कह सकते हैं कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलती रहेगी।
और समाज में परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में हमें शिक्षा दिखाई देता है। एक समाजशास्त्री या कह लीजिए शिक्षा शास्त्री कामत हैं, इन्होंने सोशल चेंज के 4 पोजीशंस बताए हैं। यदि आप पूरे सोशल चेंज को आप लोग स्टडी कर चुके हैं, रिसोर्सेज के बारे में, फैक्टर्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स, नेचर सारा आप जानते हैं। उन सब के आधार पे 4 स्थितियां हो सकती हैं सोशल चेंज की, और एजुकेशन को अगर उसमें हम सम्मिलित करें तो एक स्थिति है कि एक परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि एजुकेशन इज फॉर इटसेल्फ एंड हैज नथिंग टू डू विद सोशल चेंज। मतलब शिक्षा स्वयं शिक्षा के लिए है और इसका सामाजिक परिवर्तन में कोई लेना देना नहीं है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है। शिक्षा का कुछ ऐसे भी बिंदु हैं, कुछ ऐसे भी पहलू हैं। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कहीं की भी एजुकेशन के बारे में कि वो केवल अपने से मतलब रखे, एजुकेशन का संबंध केवल एजुकेशन के साथ है, बाकी उसका समाज से किसी सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। जब एजुकेशन अपने आप में सीमित हो, एजुकेशन का कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई आउटरीच एक्टिविटीज ना हो, तो एजुकेशन अपने आप में जब सीमित होगा तो उसका मतलब, उसका संबंध केवल खुद से होगा, उसका सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरी बात है कामत की कि एजुकेशन इज डिटरमाइंड कंप्लीटली बाय सोशल फैक्टर्स। जितने भी शिक्षा के जितने भी पहलू हैं, वो सारे पहलू सामाजिक कारकों से निर्धारित होते हैं एंड कैन देयरफॉर प्ले नो रोल इन चेंजिंग सोसाइटी। मतलब एक तरफा जैसे समाज के फैक्टर्स होंगे, समाज के जैसे कारक होंगे, वो समाज के पूरे कारक मिलकर के शिक्षा को निर्धारित करेंगे। शिक्षा का पूरा जो डिपेंडेंसी होगी, वो डिपेंडेंसी सोशल फैक्टर्स पे होगी। जो सामाजिक कारक है, वो सामाजिक कारक ही पूर्ण तरीके से शिक्षा को नियंत्रित करेंगे, और इनका कोई रोल नहीं होगा शिक्षा का कि वो समाज में परिवर्तन लाए। एक तरफा यहां बात क्या थी कि एजुकेशन खुद के लिए है, स्वयं एजुकेशन, शिक्षा स्वयं शिक्षा के लिए है, इसका सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा पूर्णतया नियंत्रित हो रही है सामाजिक कारकों से, और इस शिक्षा का समाज के परिवर्तन में कोई भूमिका नहीं है। अर्थात पूरी डिपेंडेंसी एजुकेशन की वो सोसाइटी के ऊपर है, सामाजिक कारकों के ऊपर है। तीसरी पोजीशन बताते हैं कामत की एजुकेशन इज एन ऑटोनॉमस। यहां पर क्या है, कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण तरह से डिटरमाइन करने वाला सोशल फैक्टर है। यहां पर वो शिक्षा को, एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि शिक्षा स्वायत्त है, a relatively autonomous factor, and therefore can and does induce social change। कि शिक्षा अपने आप में स्वायत्त है, वो अपनी चीजों को खुद से निर्धारित करती है, या कमोबेसली रिलेटिवली बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है उसकी सोसाइटी पे। ज्यादातर आप ये कहें कि शिक्षा समाज से ज्यादातर या तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्वतंत्र है, और वह सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाती है, इंड्यूस करती है, उसमें बढ़ोतरी करती है। यहां पर शिक्षा डिपेंडेंट है सोसाइटी के ऊपर, सोशल फैक्टर के ऊपर। यहां पर शिक्षा स्वतंत्र है, ऑटोनॉमस है, या तुलनात्मक रूप से स्वायत्त है, और वह सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में दिखती है। एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जो समाज में परिवर्तन ले आने का एक एजेंसी के रूप में, एक अभिकरण के रूप में कार्य करती है। और चौथी स्थिति है कामत की कि एजुकेशनल चेंज एंड सोशल चेंज मस्ट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जो शैक्षिक परिवर्तन है, शिक्षा में जो परिवर्तन होने वाले हैं, और जो समाज में परिवर्तन होने वाले हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, किसी की इंटरडिपेंडेंसी नहीं, दोनों ही एक साथ 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 चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन होंगे, उसी के साथ साथ शैक्षिक परिवर्तन होंगे, शैक्षिक परिवर्तन होंगे, उसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी होंगे। अर्थात दोनों एक दूसरे को पैरेलल चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, दोनों
समानांतर रूप से समाज में परिवर्तन ले आने के लिए या शिक्षा परिवर्तन लाने के लिए दोनों समानांतर रूप से प्रभावी है। हम आज जो चर्चा करेंगे आपसे इन्हीं चार बिंदुओं, जो जितने भी हम व्यूज आपके समक्ष रखेंगे कहीं ना कहीं वो इन्हीं चार पॉइंट्स में, इन्हीं चार संदर्भों में हम सामाजिक परिवर्तन को समझेंगे। हेलो। यस आवाज आ रही है? यस यस सर, आ रही है। यस सर। हम्म। जस्ट मिनट, ये हैंग कर रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। जो जो भी व्यूज हम बात करेंगे, ये चार व्यूज में हमने कहा कि चार इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक है एजुकेशन, अपने आप के लिए है, उसका सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, शिक्षा को निर्धारित करने वाला जो कारक है वो सामाजिक कारक है जो शिक्षा को निर्धारित करते हैं। तीसरी बात, शिक्षा अपने आप में स्वतंत्र है और वह सामाजिक परिवर्तन को इंड्यूस करती है। और लास्ट है कि सोशल चेंज, अर्थात सामाजिक परिवर्तन और शैक्षिक परिवर्तन दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं। क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं एजुकेशन और सोसाइटी के बीच? तो सोसाइटी पे हमने पहले चर्चा किया, तो सामाजिक परिवर्तन चूंकि सामाजिक घटना है इसलिए ये थोड़ा एक बात समझ लें यहाँ कि इसका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप्स है। एक ओवरव्यू है। द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ सोसाइटी इज रिलेटेड टू टोटल सोशल सिस्टम। जो शैक्षिक व्यवस्था है वो शैक्षिक व्यवस्था समाज की व्यवस्था के रूप में पूरी तरीके आप देख सकते हैं। जो जो सामाजिक व्यवस्थाएं में जो घटनाक्रम घटित होते हैं, जितनी भी चीजें आप समझते हैं कि सामाजिक सिस्टम में या सामाजिक व्यवस्था में होती हैं, वो सारे आपके शैक्षिक व्यवस्था में भी होती हैं। जो शिक्षा की जो गोल्स हैं, जो नीड्स हैं, उसके हिसाब से जो सामाजिक व्यवस्था की जो उद्देश्य हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, वो आपको शैक्षिक व्यवस्था में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। चाहे वो आर्थिक व्यवस्था को ले लीजिए, या आप शासन व्यवस्था को ले लीजिए, या फिर आप आइडियल्स को ले लीजिए, वैल्यूज को ले लीजिए, बिलीव्स को ले लीजिए। ये जो आपके सामाजिक व्यवस्था में जो इनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो इनके उद्देश्य हैं, वो आपको शैक्षिक उद्देश्यों में या शैक्षिक व्यवस्था में भी दिखते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि
जो हमारी सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, उन परंपराओं रीतियों को सोसाइटी कंजर्व करती है और ट्रांसमिट करती है। भाई यदि आपकी सोसाइटी की कुछ परंपराएं हैं, जो कुछ रीतियां, उस उन रीतियों को एजुकेशन के माध्यम से आप फंक्शन करते हैं कंजर्व करने का और ट्रांसमिट करने का। कंजर्व करने का काम भी एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से होगा, और वह अपनी नई आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित भी करने का कार्य शिक्षा के माध्यम से सोसाइटी के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को करती है। अगर कोई स्टैटिक सोसाइटी है, स्थिर समाज है, या आप कह लीजिए क्लोज सोसाइटी है, तो वहां पर एजुकेशन सिस्टम का या शैक्षिक व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह कल्चरल हेरिटेज होता है। कल्चरल हेरिटेज क्या? जो सांस्कृतिक विरासत है, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी उसमें चेंजेज के, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल ट्रांसफर भर करती रहती है। जो हमारी स्टैटिक सोसाइटी होती है या जो क्लोज सोसाइटी होती है, वो परंपराओं को एज सच अपने अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करती है। लेकिन जो चेंजिंग सोसाइटीज हैं, जिनको आप ओपन सोसाइटी कह सकते हैं, जो बदलाव को स्वीकार करती हैं, वो केवल हेरिटेज को ही ट्रांसमिट नहीं करती, ये तो करती ही करती हैं, लेकिन वो आने वाले जो व्यक्ति हैं, जो आने वाले उसकी पीढ़ियों के जो यंगस्टर्स हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए भी सिखाती है कि कैसे वह अपनी सांस्कृतिक विरासत में अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा। यहाँ पर तो आपको एक तरह से अपने सोशल हेरिटेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया, कोई उसको से एक्सेप्ट किया, कोई नहीं एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों को दंड का प्रावधान किया जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चेंजिंग सोसाइटी में जो परिवर्तनशील समाज होते हैं, वहां पर वह अपने आने वाली पीढ़ी के लोगों को समायोजन करना भी सिखाती है। एन एजुकेशनल सिस्टम गियर टू मियर मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस क्वो, जो यथास्थिति है, अर्थात एजुकेशनल सिस्टम जो है शिक्षा के माध्यम से समाज में जो यथास्थिति है, जैसा समाज चाहता है कि हम ऐसा बना रहें, उस चीज को मेंटेन करने में एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। कि सोसाइटी में किसी प्रकार की क्योस ना हो, जो सिस्टम हमारा जैसे चल रहा वैसा चलता रहे, इन चीजों के लिए या इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एजुकेशनल सिस्टम सोशल सिस्टम में, सोसाइटी में इन चीजों को ले आने का काम करती है, जिसके लिए शिक्षा के ही माध्यम से आप उन सारी चीजों को स्टेटस को में बना सकते हैं, यथास्थिति मेंटेन कर सकते हैं। कितने प्रकार के रिलेशनशिप्स एजुकेशन सोशल चेंज में हो सकते हैं? तो एक तो रिलेशनशिप हो सकता है कि मे इग्नोर सोशल चेंज एंड सर्व एज अ कंजर्वर ऑफ ट्रेडिशंस। एक तरीका ये हो सकता है, या एक प्रकार ये हो सकता है एजुकेशन और सोशल चेंज के रिलेशनशिप का, कि समाज में कोई परिवर्तन तो ना ले आए, अर्थात समाज में कोई मान लीजिए असंभावित परिवर्तन है, उसको उसके लिए भी कारण ना हो एजुकेशन, लेकिन एक जरूर वो सेवा करे समाज की, कि उसके अपने जो ट्रेडिशंस हैं, उसके अपनी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को वह कंजर्व करे, यथास्थिति बनाए रखे, उनका कंजर्वेशन उनका किए रहे, ताकि अगली पीढ़ी तक वो ट्रेडिशंस फॉलो होते रहें। परिवर्तन का कारक के तरीके नहीं, लेकिन परंपराओं को संरक्षित रखने के कारक के रूप में शिक्षा एक उसका रिलेशनशिप ये हो सकता है। दूसरा है कि एजुकेशन एक्ट एज ए कोऑपरेटिव फोर्स इन सोशल चेंज, मतलब एक सहयोगात्मक रूप से समाज में जैसा परिवर्तन चाहते हैं, या समाज जिस तरह का परिवर्तन वांछित करता है, उस प्रकार के परिवर्तन को वह करने के लिए स्थापित करे। कोई बात है राजनंदिनी? नंदिनी, नो सर। क्या हैंड रेज करें? कोई बात है बताइए। नो सर, गलती से हो गया, सॉरी। चलिए, कोई बात नहीं। तो दूसरा जो फैक्टर आप कह सकते हैं, एक फैक्टर ये है कि एक तो वो इग्नोर करता है सोशल चेंज को, लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे
परंपराएं हैं, रीतियां हैं, उनको कंजर्व करने का काम करता है। एक रिलेशनशिप ये है। दूसरा रिलेशनशिप आप कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ कोऑपरेशन में दोनों एक साथ हो, एजुकेशन भी उसमें रोल अदा करे और सोशल चेंज भी एजुकेशन को कुछ दे, तो दोनों कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं। और तीसरा बात है एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, कि यहाँ दोनों साथ साथ सामाजिक परिवर्तन शिक्षा में परिवर्तन ले आ रहा है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कारक बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन एक स्वयं अपने आप में एक एजेंट है, जो एजेंट सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में दिखाई देता है। तो ये तीन प्रकार के रिलेशनशिप्स आप चेंजेस में देख सकते हैं। एजुकेशन एज ए कंजर्वर ट्रेडिशंस कैसे है, जैसे आपने पहली बात करी कि एजुकेशन एज ए कंजर्वर ऑफ ट्रेडिशंस कैसे कंजर्व करता है, तो फंक्शन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज टू ट्रेन द इंटेलेक्ट। जो समाज की पीढ़ियां हैं, जो बौद्धिक वर्ग है, उनको प्रशिक्षित करता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कार्य है कि वो उनको प्रशिक्षित करे, ताकि ऐसे लोग जो बौद्धिक, जो पढ़ने लिखने वाले, जो या ये कह लीजिए जो विद्यार्थी हैं, उनको प्रशिक्षित करने का कार्य करता है कि वह कैसे अपनी परंपराओं को, अपने रीतियों को वो कैसे संरक्षित रखेंगे, इसमें उनको ट्रेन करता है। दूसरी बात, ट्रांसमिट व्हाट इज परमानेंटली वर्थ वाइल इन द कल्चरल हेरिटेज। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत में जो हमेशा से, जिसको कहते हैं सनातन, जो सनातन रूप से चलता चला आ रहा है, उसको ट्रांसमिट करने की बात करता है। जिसको आप कह लीजिए कि हमेशा से सत्य, जिसको आपके समाज में, जिसको सार्वभौमिक एक्सेप्टेंस जिसको मिली हुई है, जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं, उस चीज को ट्रांसमिट करने का काम एजुकेशन करता है। एंड एडजस्ट द यंग टू इट्स सोसाइटी। वह जो ऐसे, एक तो उनको ट्रेंड करना ताकि वो अपने जो ट्रेडिशंस है उनको कंजर्व करने के लिए सीखें, ट्रेंड करना, और इस हिसाब से वो उनको एडजस्ट करने का काम करता है कि व्यक्ति अपने आप को उन सामाजिक परिदृश्य में, उन परंपराओं के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। और एक कह सकते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग एंड अगेंस्ट टर्निंग इट इनटू एन एजेंसी टू रिफॉर्म। और उनको इस तरह से वह ट्रेन करने का काम करता है, इस तरह से उनको सिखाता है कि भविष्य में कोई अगर बुरी चीजें भी हमारी ट्रेडिशंस में हैं, हमारी कोई अगर गलत रीतियां भी हैं, गलत परंपराएं भी हैं, तो उन परंपराओं में सुधार लाने का, ऐसे इंस्टीट्यूशन में, मतलब शिक्षा के माध्यम से उसमें सुधार लाने की चीजें भी उनको सिखाई जाती हैं, ताकि वो सीख करके समाज में जो वांछित परिवर्तन है, जो सबके लिए अच्छी हैं, पॉजिटिवली जो सोसाइटी को अफेक्ट कर सकती हैं, उन्हीं चीजों को रखें, बाकी बुरी चीजों को, बुराइयों को, एविल्स को वो सोसाइटी से हटा दे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस के रूप में आप समझ सकते हैं। एजुकेशन एज ए कोऑपरेटिव फोर्स इन सोशल चेंज कैसे है, तो आप ये कह सकते हैं कोऑपरेटिव फोर्स के लिए कि द कंटेम्पररी वर्ड इज वर्ड ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। लगातार समाज बदलता जा रहा है। कोऑपरेशन किस लिए चाहिए, क्योंकि चूंकि समाज डायनेमिक है, सोसाइटी हमारी गतिशील है, परिवर्तनशील है, इसलिए लगातार हमारा समाज बदल रहा है। क्योंकि वर्ल्ड बदल रहा है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इनोवेशंस, ड्यू टू साइंटिफिक फैक्टर्स, बहुत सारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। तो समाज, विश्व बदल रहा है, इसलिए समाज हमारा बदल रहा है। एक सोशियोलॉजिस्ट है मूर, उन्होंने कहा कि चेंजेस दैट अकर इन सोसाइटी आर फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, एंड अकर इन सीक्वेंशियल चेंज एंड अफेक्ट वाइडर रेंज ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। मूर का मानना था कि जो समाज में परिवर्तन होने वाले हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं और एक श्रृंखला को काज करते हैं। एक चीज बदला, उसके बदलने की वजह से उससे जो जुड़ी हुई इकाई है वो बदली, उससे जो जुड़ी हुई इकाई है वो बदली, उससे जो जुड़ी हुई इकाई है वो बदली। मतलब एक श्रृंखला चलती रहती है। एक में परिवर्तन यदि आपने ला दिया, तो वह पूरी श्रृंखला चलेगी और बहुत बड़े क्षेत्र तक लोगों के व्यवहार को, लोगों के अनुभवों को या उनके कार्यों को वो प्रभावित करता है। अर्थात एजुकेशन सिस्टम, आप ये कह सकते हैं कि यदि आपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव ले आया, तो चूंकि एजुकेशन के साथ साथ समाज की सभी इकाइयां जुड़ी हुई हैं,
और जब एक में आपने परिवर्तन ले आया तो वो इकाई में जोड़ने की वजह से दूसरे में परिवर्तन ले आएगा। उस इकाई से या तो सीधे वो एजुकेशन से वो इकाई जुड़ी होगी, या जिस इकाई में परिवर्तन आपने किया उसके साथ जुड़ा होगा। तो ये एक चेन है, एक श्रृंखला है, एक कड़ी के रूप में बनी हुई है। एक जगह आपने शुरू किया तो वह पूरी सोसाइटी को, फंक्शन को, पूरी सोसाइटी के लोगों के एक्सपीरियंसेस को बदल देती है। तो बहुत बड़े वाइडर रेंज में इसका प्रभाव आपको दिखाई देता है। Performed function of conservation only soon becomes either dysfunctional or undergoes a change in its function as well as structure to suit the new needs. एक तो डिसफंक्शन हो सकता है सोसाइटी, अब चूंकि बहुत फ्रिक्वेंट चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है, जल्दी जल्दी परिवर्तन होने वाले हैं, तो हो सकता है आज की डेट में जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाए या उसके फंक्शन चेंज हो जाए, है ना। जैसे अभी मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, जैसे एजुकेशन सिस्टम की बात करी जाए, हो सकता है आने वाली सोसाइटी में, जैसे मेरा अपना मानना है, आप इससे हो सकता है इत्तेफाक ना भी रखते हो, जैसे आप लोग जब छोटे रहे हो, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे विद्यालयों में जो हम लोगों के जो टीचर थे वो सुलेख लिखवाया करते थे। सुलेख समझते हैं, जैसे कि वो बोलते थे, हिंदी में अक्षरों को बोलते थे और हम लोगों को लिखना पड़ता था। अंग्रेजी में 4 लाइन चलती थी और हिंदी में वो डबल लाइन वाली वो चलती थी, और घर से हम लोगों को कहा जाता था कि आप एक पेज लिख करके लेके आइएगा 4 लाइन से, और उस समय जी नीब चला करती थी, जी नीब से हम लोग लिखते थे स्याही में, वो डंठल होता था, नीब होती थी, उसमें डुबो डुबो करके हम लोग लिखते थे। और उससे भी पुरानी अगर आप चले जाइए पुराने समय में, तो पहले पटरी हुआ करती थी, लकड़ी की पटरी होती थी, जो ये इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, जो बैटरी में हम लोग सेल लगाते हैं उसके लगा करके हम लोग उसमें क्या करते थे, उसको काला काला करके पूरे पटरी को साफ करते थे, और विद्यालय के जो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे उसमें उसकी पुताई करते थे ताकि वो अच्छे से चमके। तो उस समय के वो फंक्शन थे, लेकिन आज की डेट में वो डिसफंक्शन है, वो नकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप उसको, अब तो आने वाले समय में और परिवर्तन आएगा। कैसे परिवर्तन आएगा, अब सुलेख की क्या आवश्यकता है, अब हमारी हमारी राइटिंग अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम जैसे मान लीजिए अभी इस पेन से अगर हम कुछ कोई चीज लिखें तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है, मैं कुछ लिखूंगा कुछ तो कुछ लिखने करके आएगा। लेकिन जब मेरे पास ये डिवाइस है और इतनी अच्छे फॉन्ट में, बड़े फॉन्ट में, छोटे फॉन्ट में, कैलिबरी में, है ना, कोकिला में, या फिर टाइम्स न्यू रोमन में, हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को लिख सकते हैं। तो अब आपकी राइटिंग अच्छी हो ये कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, मतलब अभी मान लीजिए तो थोड़ा बहुत मायने है, जब तक आप मान लीजिए परीक्षाएं दे रहे हैं, रिटर्न में काम कर रहे हैं। आने वाले समय हो सकता है परीक्षा का ट्रेडिशन, परीक्षा का प्रकार बदले, और आपको ऑनलाइन ही चीजें लिख करके इसी इसी पे आपको कीबोर्ड से लिख करके चीजें आपको बतानी पड़े। तो उस समय आपकी राइटिंग अच्छी हो बुरी हो, आप मार्जिन सही रखते हो ना रखते हो, कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो डिसफंक्शन है। तो वही कहने का मतलब है कि इतना ड्रास्टिक चेंज, इतना फ्रिक्वेंट चेंजेज आपकी सोसाइटी में आ रहे हैं कि वो किसी जमाने में जो फंक्शन थे वो अब डिसफंक्शन है, वो डिसफंक्शन के तरीके हो सकते हैं, या उसमें परिवर्तन हो सकता है, फंक्शन चेंज हो सकता है। तो एजुकेशन का जो कोऑपरेटिव रोल है उसको उस हिसाब से बदलना पड़ेगा अपने आप को, सोसाइटी को। भाई अब आज की डेट में क्या जरूरत है कि आप चीजों को याद करें, डेफिनेशन याद करें, कैरेक्टरिस्टिक्स याद करें। अब तो परीक्षा का सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारा कोई गूगल पापा बता देते हैं, आप यही डालिए एजुकेशन और सोशल चेंज, डालिए 2 शब्द डालिए गूगल में, एजुकेशन और सोशल चेंज, सारा कोई गूगल बाबा खोज करके रख देंगे, आपको दसियों पेज खुल जाएंगे उससे संबंधित जितने मैटर होंगे। तो जब आपकी डिवाइस पे ये सब उपलब्ध है तो रटने की क्या जरूरत है, रटने की तो कोई उस तरह की आवश्यकता है नहीं। आप रोट कोई चीज आप परिभाषा रटें, आप लिखिए डिफिनीशन ऑफ सोशल चेंज, ढेर सारे डिफिनीशन आपको आ जाएंगे। आप लिखिए डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन, ढेर सारे एजुकेशन के डिफिनीशन आपके समक्ष आ जाएंगे। तो अब परीक्षा का भी सिस्टम कुछ परिवर्तित होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए परीक्षा का, कि कैसे परीक्षा लिया जाए, इस चीज के लिए भी आपको सोचना होगा। तो ये किसी समय का फंक्शन अब डिसफंक्शन हो सकता है, या उसमें चेंजेज आने वाले समय में परिवर्तन असंभावी है, जैसे कि अभी हम परीक्षा के सिस्टम में चेंज करने की बात कर रहे हैं।
तो दोनों कोऑपरेटिव है, जैसे समाज बदल रहा है वैसे आपको एजुकेशन सिस्टम साथ साथ बदल रहा है। एंड नॉट टू वर्क एज ए प्राइम मूवर ऑफ सोशल चेंज बट ओनली एज अ कोऑपरेटिव चेंज। दोनों ऐसा नहीं कि आप एजुकेशन सिस्टम को एकदम से बदल दीजिए, सोसाइटी में कोई अब आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, डिवाइस ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है और आप कहिए कि नहीं हम सबको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, किसी को विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं और आप इन सारे चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कोऑपरेशन आपको स्थापित करना पड़ेगा। कैसे कोऑपरेशन? कि जैसे आपने कहा कि पहले 20% ऑनलाइन एजुकेशन की सिस्टम थी, 80% फेस टू फेस मोड में था, ठीक है, आपने कोऑपरेशन किया, 100% नहीं किया, 40 और 60 किया। अब आपने बढ़ा दिया कि 40% ऑनलाइन और 60% आपके जो क्रेडिट अर्न होंगे वो फेस टू फेस मोड में होंगे। तो ये आपका एक कोऑपरेटिव वे में चलना है, क्योंकि आप 100% वो भी नहीं कर सकते, 100% ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि 100% क्लासेस भी अटेंड नहीं हो सकती और 100% आप ऑनलाइन सिस्टम में भी नहीं जा सकते। तो बीच की स्थिति आपने कोऑपरेटिव वे में इसमें चेंजेस ले आने की बात करी है। तीसरी जो बात हम आपसे कह रहे कोऑपरेटिव रोल के जो कल्टीवेट करने की बात थी, तो जितने भी जो इंटेलेक्चुअल या इमोशनल डिस्पोजिशंस हैं जो सोसाइटी में जरूरी हैं, या आपके जो एटीट्यूड्स हैं, वो चेंज को, जैसे आपके जो नेसेसरी इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डिस्पोजिशंस हैं और जो आपकी जो विवृत्तियां हैं फॉर डीलिंग विद चेंज इन जनरल, आपको उसके हिसाब से अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपने संवेगों को, अपनी विवृत्तियों को भी बदलना होगा। कॉपरेटिव रोल में कैसे? भाई आपको भी तो ये ऑनलाइन सिस्टम में कैसे लिंक से जुड़ना है, कैसे शेयर करना है, कैसे अपने प्रश्नों को पूछना है, चैट बॉक्स में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें आप में भी चेंजेस की जरूरत है। जब टीचर इस ऑनलाइन सिस्टम में बदलने की बात है तो स्टूडेंट को भी बदलने की जरूरत है। तो ये दोनों कोऑपरेटिव वे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उसी तरह से नेसेसरली टेक्निकल एंड सोशल स्किल्स, एक तो इमोशनल डिस्पोजिशन की बात है, हालांकि अभी जो मैंने बताया वो आपके टेक्निकल और सोशल स्किल्स के बारे में बात किया है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल आप भी चीजों को सर्च कर सकें, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा एजुकेशनल और सोशल चेंज के बारे में देखिएगा, तो आपको भी उसके हिसाब से कोऑपरेट करना पड़ेगा कि सोशल चेंज एजुकेशन में क्या है, उसको हम भी थोड़ा सर्च करें। आप भी गूगल पे सर्च करिए, आप भी देखिए, आप भी अपनी एटीट्यूड, जनरली हम लोगों का एटीट्यूड क्या है कि पुस्तकों से पढ़ने की आदत है ना। अभी हम आपसे कहेंगे कोई चीज सर्च करिए तो कहेंगे सर लाइब्रेरी बंद है, सर मेरे पास किताब नहीं है, तमाम तरह की चीजें, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है। हमारा भी कभी एटीट्यूड था, अभी भी ज्यादातर एटीट्यूड इस तरह से है, लेकिन वो बदलाव है, अभी धीरे धीरे वो बदल रहा है। आपसे कहा जाए कि आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या इस डिवाइस पे चीजों को पढ़िए तो बोरियत होती है ना। कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट अगर आ जाए आपको पढ़ने के लिए, तो आपकी अभिवृत्ति ऐसी नहीं कि आप उसको वहां पे पढ़ सकें। आपको किताब के रूप में अगर दे दिया जाए, जैसे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो ड्राफ्ट सारा उपलब्ध था ऑनलाइन, लेकिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने उसका प्रिंट निकाला, उसको बाइंड किया, बाइंड करने के बाद तब मैंने उसको पढ़ा। तो एक वो एटीट्यूड ऐसा भाई हम लोगों का अभी एटीट्यूड, तो वो एक जो एटीट्यूड, इमोशनल डिस्पोजिशंस हैं, इंटेलेक्चुअल जो नेसेसिटीज हैं, उसमें भी इन जनरल चेंजेज होने की जरूरत है। उसी तरह से जो हमारी जो टेक्निकल और सोशल स्किल्स की भी आवश्यकता है सोसाइटी में, हम केवल ऑनलाइन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह टेक्निक्स हैं। आपके रियल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में बहुत सारी तकनीक है जिसकी जरूरत आपको पड़ती है, उसके लिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। एंड टीच देम टू रिएक्ट टू चेंज इंटेंजेंट इन इंटेलिजेंटली व्हेन इट अकर्स। ठीक है, उनको इस तरह से शिक्षित करना कि कैसे वो बदलती सिचुएशंस में अपने को रिएक्ट करेंगे, है ना। तो ये कोऑपरेटिव वे में सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर, इवन माँ बाप को भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सोसाइटी में भी क्या है कि अभी स्टूडेंट, छोटे बच्चे तो उतने, आजकल देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मम्मी या पापा बैठ करके उनको साथ में, क्योंकि बच्चे उतनी देर तक अपना अटेंशन ही नहीं कर सकते वहां पर। भाई बड़े लोग तो फिर भी, और बड़े लोग भी 1.5 घंटे से ज्यादा अपना अटेंशन नहीं रख सकते। अगर लगातार आपको 4-4 घंटे अगर बैठा दिया जाए इस तरह से, तो आपका अटेंशन नहीं होगा उतना। तो उसी तरह से अटेंशन के लिए भी जरूरी है कि आपको
इस तरह से बताया जाए कोऑपरेटिव वे में कि आप अपने बौद्धिक तरीके से उस चीजों में परिवर्तन ले आ सके, उनके साथ रिएक्ट कर सके। एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, जो तीसरी बात थी उसमें कि कैसे एजेंट की तरीके है, तो ओटावे का मानना है कि चेंज इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर कम ओनली अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम दोज पीपुल हु आर इन पावर, जिसके पास शक्ति है ना, वो कहते हैं ना कि वीर भोग्या वसुंधरा, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है, वही चलाएगा। एंड एजुकेशन इटसेल्फ डज नॉट इनिशिएट सोशल चेंज, स्वयं शिक्षा कोई सामाजिक परिवर्तन, मतलब ओटावे का मानना है कि स्वयं शिक्षा में, शिक्षा केवल सामाजिक, किसी सामाजिक परिवर्तन को नहीं शुरुआत करती है, लेकिन यह एक फोर्स है, एक ड्राइव है, बट इट इज अ फोर्स which support and develops changes in social aims already decided by those in power। जैसे शिक्षा का अगर अल्टीमेट अगर आप बात कहिए कि शिक्षा किसके हाथ में है, तो शिक्षक के हाथ में। शिक्षा की जो शक्ति है, वो शिक्षा की शक्ति शिक्षक के हाथ में है, लेकिन शिक्षक अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, है ना। जैसे मैं ये कहता हूं कि आप एक विद्यार्थी हैं और एज ए स्टूडेंट आपके पास बहुत पावर है, ये पूरा विश्वविद्यालय ही आपके ऊपर चल रहा है, यदि आप नहीं हैं तो विश्वविद्यालय नहीं है, ये डिपार्टमेंट नहीं है। तो यदि आप अपनी शक्ति को समझते हैं, ठीक है, और शक्ति को समझने का मतलब, मान लीजिए कोई आपसे कोई कहता है, तो आप उसका, अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत चीज है, उसका विरोध करना भी आपको होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वो लिख करके दिया, हालांकि अब कितनी क्लासेस चल रही हैं आप ही लोग जानते हैं, तो और उससे पूरा विभाग में एक हड़कंप जैसी स्थिति बच गई, है ना। तो कहने का मतलब कि जो एजुकेशन अपने आप में सामाजिक परिवर्तन नहीं ले आता, वो कोई इनिशिएट नहीं करता, लेकिन जिसके हाथ में वो शक्ति है, जैसे आपके हाथ में शक्ति है, आप चाहे तो उन चीजों का प्रयोग करके सारा कुछ एजुकेशन सिस्टम के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, और चाहे तो संघ बना करके इसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन भी ले आ सकते हैं। हो सकता है कोई आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर किसी चीज के लिए डाल रहा हो और आप चुपचाप बैठे हैं। वो कहते हैं ना, एक जामवंत जी थे रामायण में, तो उनको हनुमान जी थे, हनुमान जी को अपनी शक्ति का जब एहसास नहीं हुआ, तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि का चुप साधे रहो बलवाना। तब जब उनको अपनी शक्ति का जब आभास हुआ, तो वो तुरंत से एक छलांग में समुद्र को लांग गए और सीता जी के पास पहुंच गए। तो एजुकेशन एक वो मतलब शक्ति के तरीके है कि जिसके हाथ, मतलब एक ड्राइव की तरीके, एक फोर्स की तरीके है कि जिसके पास वो चला जाए, है ना, जो जिसके हाथ में पावर है, वो चाहे तो एजुकेशन का प्रयोग करके, एजुकेशन को यूज करके वह पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल सकता है। बहुत सी चीजें आपके हाथ में, आप चाहें तो उनका प्रयोग करके, कोई अगर आपके साथ मान लीजिए बहुत ठीक से नहीं पेश आ रहा हो, तो आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास शक्ति है, उसको पहचानिए, आप उन चीजों को कर सकते हैं, आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन तार्किक तरीके से, केवल अपने बेनिफिट के लिए। आपको अगर लग रहा है कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं, वो आपके हाथ में शक्ति है, लेकिन उसके परिणाम भी आपको सोचने होंगे, देखने होंगे। तो उसी अर्थ में ओटावे ने कहा कि चेंज इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर कम ओनली अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम दोज पीपुल हु आर इन पावर, जिसके पास शक्ति है वही शिक्षा में, समाज में और संस्कृति में परिवर्तन ला सकता है। और एजुकेशन इटसेल्फ डज नॉट इनिशिएट सोशल चेंज, शिक्षा अपने आप में सामाजिक परिवर्तन को नहीं प्रारंभ करती, बट इट इज अ फोर्स, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसी भी चीज को अपने आप खींच ले, जमीन पे गिरा देगा, बट इट इज अ फोर्स विच सपोर्ट्स एंड डेवलप्स चेंजेज इन सोशल एम्स, यह समाज में परिवर्तन को या समाज में विकास को सपोर्ट करता है, उसके उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में, जो कि जिनके पास पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, डिसाइडेड टू दोज इन पावर। कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन को आप सीधे सामाजिक परिवर्तन में नहीं कह सकते, सामाजिक परिवर्तन ले आता है, लेकिन यह ऐसा ऐसा शक्ति है, ऐसा बल है, जो
जिसके हाथ में बदलाव बदलाव का जिसके हाथ में शक्ति है उसको वो शक्ति प्रदान कर देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। डीवी का मानना है कि डीवी आल्सो ड्राज द सेम कंक्लूजन। वो कहते हैं कि इन्वेजेस थ्री चॉइसेस फॉर द एजुकेटर्स इन फेस ऑफ सोशल चेंज। तीन प्रकार के वो एजुकेटर्स के जो एजुकेटर्स कह लीजिए, स्टूडेंट्स कह लीजिए, उनको तीन प्रकार की वो चॉइसेस बताता है। एक है आइदर दे में ड्रिफ्ट along with the social change, जैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहा है जिस दिशा में उसी दिशा में आप शिफ्ट हो जाइए, उधर चले जाइए। एक तो ये तरीका है एजुकेटर्स के लिए। दूसरा, दे में ऑब्जर्व एंड एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूअर फोर्सेस दैट आर प्रोड्यूसिंग चेंज इन द ओल्ड ऑर्डर, estimate their direction and see what can be done to make schools their ally। एक तो ये तरीका है कि जिधर जैसे धारा की दिशा में बह जाना है ना। ये पहला ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, पहला वो बात कहते हैं डीवी कि जिस दिशा में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसी दिशा में आप भी चलते चले जाइए, कोई हजार्ड नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई गतिरोध नहीं, सीधे चलते चले जाएंगे। दूसरा वो क्या कहते हैं कि आप वो जो एजुकेशन है वो ऑब्जर्व करता है कि कोई ऐसी शक्ति जो सोसाइटी में वो एस्टिमेट करती है कि क्या डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, उसके साथ वो लग जाती है। तो दूसरी बात वही कहते हैं कि दे में ऑब्जर्व एंड एसेस द इम्पैक्ट ऑफ न्यूअर फोर्सेस। कोई ऐसी नई शक्ति, एक तो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बह जाना, दूसरा कोई ऐसी नई शक्ति जो कि उसमें परिवर्तन ला सकती है, उसके साथ वो शिक्षा लग जाती है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने का काम करती है। और तीसरा करती है कि दे मे बिकम इंटेलिजेंटली कंजर्वेटिव। खुद शिक्षा अपने आप में देखती है कि क्या सामाजिक परिवर्तन, बहुत बौद्धिक तरीके से सोचती है कि क्या सामाजिक परिवर्तन जिस दिशा में बह रहे हैं वो सही है, या अपने आप में उसको चेंज करने का काम करती है। तो पहली बात, या तो उसी की दिशा में बह जाना। दूसरा, कोई नया बल यदि उत्पन्न हुआ, उस बल में वो शक्ति देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि हाँ ये परिवर्तन ले आने में सक्षम है, उसके साथ लग जाना। या तीसरा, खुद से स्वयं से वो कंजर्वेटिव इंटेलिजेंटली उस चीज को देखे कि क्या इसमें कितना परिवर्तन शिक्षा खुद ला सकती है, उसके हिसाब से परिवर्तनकारी बन सकती है। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एक और आप जो रिलेशनशिप कह सकते हैं कि आधुनिकता के साथ क्या है इसका संबंध भारतीय समाज में। तो आप जानते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं। देखिए, दो टर्म है, एक है आधुनिकीकरण और एक है पाश्चात्यीकरण। अभी आपके सिलेबस में है भी वो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन बहुआयामी प्रक्रिया है। हर क्षेत्रों में आपको मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा। केवल हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए, हम अच्छा अच्छा खाने लगे, अच्छे परिधान पहनने लगे, नए जो नई नई चीजें आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को हम एडॉप्ट कर लें, वही केवल मतलब इकोनॉमिकल प्रोसेस से इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल प्रोसेस से भी है कि जब आपके मूल्यों में भी बदलाव आ जाए, पॉलिटिकल सिस्टम में भी उस हिसाब से परिवर्तन हो जाए, नए तरीके से, आधुनिक तरीके से, जो सोसाइटी की मांग है, आपकी संस्कृति भी उसी हिसाब से बदलती चली जाए, तो उसको आप मॉडर्नाइजेशन की श्रेणी में रहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो व्यक्ति के प्रत्येक पक्षों को प्रभावित करती है। केवल अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छे घर में रहना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये आधुनिकीकरण नहीं है। आधुनिकीकरण आपके मूल्यों में, आपके सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रक्रियाएं हैं उसमें, आपकी राजनीतिक दशाएं या आपके विश्वास, आपके ट्रेडिशंस, इन सब में भी जब आधुनिकता आती है तो उसको आप एज ए होल मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस के रूप में समझते हैं। इट एम्फेसाइज चेंजेस एज ए वैल्यू and encourages individuals to have faith in efficacy of human effort for bringing about desirable social change। व्यक्ति के मूल्यों में बदलाव ले आता है ना। जैसे किसी जमाने में एक एग्जाम्पल, जैसे भी सावन का महीना था, लोग शंकर जी के ऊपर खूब दूध चढ़ा रहे थे, है ना, दूध से उनका अभिषेक कर रहे थे। अब जहाँ के छोटे बच्चे, इतनी गरीबी है कि उनको दूध पीने को नहीं मिल पा रहा है, या वो माल एडजस्टेड हैं या माल न्यूट्रिशन है, वहां पे अगर किसी शिवलिंग पे इस तरह से दूध बहा दिया जाए और वो पानी में चला जाए
तो इसको आप कभी कदापि आधुनिकता नहीं कह सकते। ये जो हमारे वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में परिवर्तन होना चाहिए। ये जो मूल्य हैं, इन मूल्यों में जरूर परिवर्तन होना चाहिए। जब कभी ऐसी आपके पास फैसिलिटी हो कि कोई माल न्यूट्रिशन ना हो और आपके पास इफरात दूध हो, तो उस स्थिति में आप भले शंकर जी को नहवाइए, खूब खुद खुद भी नहा लीजिए, वो स्थिति एक अलग बनेगी। लेकिन जहां पर खुद माल न्यूट्रिशन है, सोसाइटी में आपके बहुत से बच्चे कुपोषित हैं और उनको तो वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, और इस तरह से अगर बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों में, इसको आप कहीं ना कहीं आधुनिकता नहीं कह सकते। ये इट इज नॉट अ मॉडर्नाइजेशन, ये मॉडर्नाइजेशन का कारक नहीं है। ये तो आपका मूल्यों में परिवर्तन जरूरी है। इसी तरह से एक्सपेक्ट ऑफ पीपुल टू बी सेकुलर, व्यक्ति बहुत ज्यादा सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो, कॉस्मोपॉलिटन हो, हर एक दूसरे मतलब सभी जगह लोग जाएं और सबको सब स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि तुम फला व्यक्ति हो तो इस मंदिर में नहीं आ सकते, तुम फला व्यक्ति हो तो तुम उस मस्जिद में नहीं जा सकते, इस तरह की चीजें नहीं। कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह हर व्यक्ति जाने की स्वतंत्रता हो। उसी तरह से रेशनल हो, आपके अंदर तार्किक क्षमता हो, साइंटिफिक तरीके से सोचें, वैज्ञानिक तरीके से सोचें किसी चीज को। यूनिवर्सलिस्टिक इन देयर आउटलुक एंड अप्रोच ऑफ लाइफ, आप यूनिवर्सल तरीके से जो सभी के लिए क्या चीज उचित है उस तरह से आपकी सोच विकसित हो, ये आधुनिकता को दर्शाती है। एंड देयर प्रॉब्लम्स इक्वलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक इन देयर रिलेशनशिप विद अदर्स, जो आपकी समस्याएं हैं वो सभी की समस्याओं के तरीके हो, वो डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक तरीके का हो। तो ये जो रिलेशनशिप आप स्थापित करते हैं, मतलब जब मॉडर्नाइजेशन आएगा तो सभी के प्रॉब्लम एक जैसे, सभी लोगों की प्रॉब्लम्स में सबके सहभागिता होगी। एंड इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इन देयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट, और जो सामाजिक समस्याएं हैं जिससे सभी को निजात मिलना चाहिए, उसमें आप नवाचारी तरीके से या सृजनात्मक तरीके से सोच करके उसका हल प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं अगर बारिश हो गई, पानी खूब रुक रहा है और सभी के लोग प्रभावित हो रहे हैं, और पता चला कि जो नाली से पानी बह जाना चाहिए वही जाम है, तो अब आप इंतजार करिए कि म्यूनसिपालिटी वाले आए और उस नाली में जो कचरा जमा है उसको हटाएं तो पानी भरे, नहीं तो सबके घर में घुसे, कोई बात नहीं है। तो ये तो सबकी प्रॉब्लम है। तो आप एक साथ मिलकर के उस कचरे को साफ करके अपनी सोसाइटी को बचाने का काम कर सकते हैं। तो ये मॉडर्नाइजेशन क्या है कि मॉडर्नाइजेशन इट इज नॉट अ रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ लिविंग, केवल आपके जीवन स्तर में सुधार हो जाए यही मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन को आप बहुत बृहद अर्थों में, मूल्यों में, विश्वासों में भी आपकी आधुनिकता को सम्मिलित करता है। टीचर कैसे एक एजेंट की तरीके हो सकता है सामाजिक परिवर्तन में, जो हम एजेंट की तरीके हम सोशल चेंज में मानते हैं, शिक्षक के साथ कैसे रिलेशनशिप है। तो टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन लर्नर्स। कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है या जो उत्तरदायी कारक है वो शिक्षक है। Words and actions trigger positive behavioral and attitudinal changes in learners. शिक्षक जो शब्दिक रूप से कहता है, जो क्रिया करता है, वो विद्यार्थी के ऊपर व्यवहारिक रूप से और उनके अभिवृत्ति के रूप से बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। पॉजिटिव बिहेवियर का जो होता है वो प्रभावित करता है। जैसे यदि मैथ के टीचर ने अगर गलत पढ़ा दिया, किसी कहते हैं ना कि एक डॉक्टर किसी एक व्यक्ति का जान लेता है, अगर वो सही से इलाज नहीं किया तो एक व्यक्ति को तो मार देगा। लेकिन अगर एक शिक्षक है, अगर उसने किसी कक्षा में कोई चीज गलत पढ़ा दिया तो पूरी की पूरी पीढ़ी चौपट कर देता है ना। तो उसका जो पॉजिटिव बिहेवियरल एटीट्यूडनल चेंजेज हैं लर्नर में, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और आप कक्षा में कुछ भी बताएंगे, जैसे कोई मैडम अगर कक्षा में पढ़ाए, शिक्षण कार्य कर रही हो, कोई शिक्षक पढ़ा रहे हो, तो बच्चा जाकर के घर में कहता है कि मम्मी आज मैम ने ऐसे बताया है। मम्मी उसकी बात कहेंगे बेटा ऐसे नहीं होता, नहीं नहीं मैडम ने ऐसे कहा है तो ऐसे ही होगा, या सर ने क्लास में इस तरह से बताया, दो और दो अगर पांच आपने बता दिया तो नहीं, सर ने बताया है दो और दो पांच होता है तो पांच ही होगा, वो चार नहीं हो सकता। आप उसको लाख समझाइए। तो टीचर का जो बिहेवियर है वो लर्नर के लिए बहुत प्रभावी होता है। एंड नॉट लिमिटेड टू स्कूल सेटिंग, ये तो केवल एक क्लासरूम की बात नहीं है, क्लासरूम के बाहर भी। इसीलिए शिक्षक की प्रतिष्ठा समाज में क्यों है, क्योंकि शिक्षक केवल और केवल
एक जॉब की तरीके यदि आप देखते हैं तब तक तो उसका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया तक सीमित है। लेकिन यदि शिक्षक क्लासरूम के बाहर या स्कूल सेटिंग के बाहर भी उस अपने उत्तरदायित्वों को उसको निर्वहन करना चाहिए। जो खासतौर से जो लोकल टीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इन द कम्युनिटीज फेयर लिटरेसी रेट इज लो, बहुत जरूरी काम है। आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र में हैं, अब यहां पर टीचर एज ए जॉब की तरीके आप ना लीजिए, टीचर को एक शिक्षक के तरीके यदि आप मानते हैं उसको अगर ब्रॉड वे में अगर लीजिए, तो जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं और वहां पे अगर साक्षरता दर बहुत कम है, तो वहां पर शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंट है कि वहां पर लिटरेसी रेट को बढ़ा सके, जो खासतौर से लोकल टीचर्स हैं। उसी तरह से जो लोकल टीचर हैं, पीपुल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यदि आपके क्षेत्र के लोग अपने उत्तरदायित्वों को, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को नहीं जानते, तो उसके लिए शिक्षक स्कूल के बाहर भी अपने कार्यों को परफॉर्म करता है। एंड लैक आइडियाज एंड गुड हेल्थ हैबिट एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स। जो अच्छे, अभी जैसे बहुत से गांव में आप देखिए तो लोग कहते हैं कि कोविड कुछ नहीं है, बिना मास्क के बिना वैसे घूम रहे हैं। तो वहां पर शिक्षक का कार्य केवल विद्यालय तक नहीं, विद्यालय के बाहर भी ऐसे लोगों को एजुकेट करना, लिटरेसी के रेट में उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज के बारे में बताना, और उनके अंदर वो स्वस्थ मानसिकता का, स्वस्थ स्वास्थ्य का विकास करना भी शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिकॉज टीचर आर कॉन्शियस एंड एजुकेटेड, क्योंकि शिक्षक एक चेतनात्मक रूप से प्रशिक्षित और शिक्षित व्यक्ति है, एंड दे कैन काज चेंज टू टेक प्लेस इन कम्युनिटी सेटिंग। और चूंकि कम्युनिटी में लोगों के लिए उसकी प्रतिष्ठा है, इसलिए वो इस प्रकार के परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। बोरिंग हो रहे हैं, थोड़ा एक दो स्लाइड और है। दुर्खिम ने 1956 में आर्गू किया है कि दैट देयर वाज नॉट जस्ट वन फॉर्म ऑफ एजुकेशन। जैसे हमने आपको कई फॉर्म बताए भी थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पॉजिटिव, निगेटिव और पैसिव, एक्टिव, जनरल, लिबरल, स्पेशल, स्पेसिफिक, बहुत सारे फॉर्म्स हमने आपको बताया था। तो वो दुर्खिम का भी मानना था कि एजुकेशन का केवल एक रूप नहीं है, ये आइडियल या एक्चुअल केवल एक नहीं है, बट मेनी फॉर्म्स, बहुत सारे रूप आपको दिखाई देंगे एजुकेशन के। केवल शिक्षक के रूप में ही आपको एक जो शिक्षक कार्य, शिक्षण कार्य करा वही शिक्षक नहीं है, आप जिस चीज से भी कोई चीज सीखते हैं वो शिक्षक के रूप में। तो बहुत ब्रॉड रेस्पेक्ट में शिक्षा के बहुत सारे रूप हैं, एंड देयर वेर इन फैक्ट मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे रूप में आपको शिक्षा और शिक्षक मिल जाएंगे। तो दुर्खिम एक्सप्लेन करते हैं कि एजुकेशन वाज क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्विंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। इस पर हमने पहले भी चर्चा किया था। दुर्खिम कहते थे कि जो शिक्षा है वो समाज में एक समरूपता लाने की, मतलब एक निश्चित डिग्री तक, एक लेवल तक एक समरूपता हमारी सोसाइटी में आ जाए, वो मानते थे एजुकेशन का महत्वपूर्ण फंक्शन। कि होमोजेनिटी, सब लोग एक तरह की वैल्यूज लोग मानने लगे, एक तरह के आदर्शों में लोगों को विश्वास हो, एंड इनग्रेनिंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कलेक्टिव लाइफ, जिसमें सबका विश्वास हो, ऐसी सारी चीजें जो सभी के जीवन के लिए जरूरी हैं, उन सारे एलिमेंट्स को साथ जोड़ करके वो कहते हैं होमोजेनिटी की डिग्री ले आना है। 100% होमोजेनिटी तो नहीं ला सकता है एजुकेशन से, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक जहां तक आप उसमें समरूपता ला सकते हैं, वो लाने का काम एजुकेशन करता है। आप विद्यालय में भी देखिए, विद्यालयों के लिए एक गणवेश, एक कक्षा के लिए एक तरह की सारी चीजें आप उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि केवल होमोजेनिटी ही नहीं, ऐसा नहीं कि केवल एक सर्टेन लेवल तक आप केवल होमोजेनिटी ला दिए बस आपका काम खत्म। एक निश्चित मात्रा में डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, विभिन्नता भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विदाउट विच एनी फॉर्म ऑफ कॉपरेशन वुड बी इम्पॉसिबल। यदि डाइवर्सिटी नहीं होगी तो किसके साथ कॉपरेट करेंगे? जब सब लोगों की एक ही जरूरत होगी, सब लोगों की एक ही तरीके की नीड होगी, एक ही तरह की ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो फिर कॉपरेशन की बात ही नहीं। कॉपरेशन तो वहां होगा जहां डाइवर्सिटी होगी, हमारी कुछ सोच, आपकी कुछ सोच, तो दोनों लोग मिल करके तब कोऑपरेशन का काम करेंगे। तो जहां एक तरफ दुर्खिम समाज में होमोजेनिटी लाने की बात करते हैं, वहीं वो इस बात की भी हिमायती हैं कि समाज में डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, विभिन्नता भी, विभेदता भी होनी चाहिए, ताकि उसमें कोऑपरेशन स्थापित किया जा सके। लेकिन ऑप्टिमम लेवल तक होमोजेनिटी का वो
एडवोकेसी करते हैं। एक और समाजशास्त्री हैं कार्ल महिम, इन्होंने कहा कि देयर वाज ए लैक ऑफ अवेयरनेस इन सोशल अफेयर्स। जितने भी सामाजिक कारक हैं, उन सामाजिक जो एस्पेक्ट्स हैं, उसमें कुछ कमियां हैं जागरूकता की, एज वेल एज ए लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। किसी भी परिप्रेक्ष्य में, अगर आप एजुकेशन में ही लीजिए, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजों के प्रति अवेयरनेस में कमी है। बहुत सारे आप ही के विभाग में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ लोगों को पता रहती है, कुछ लोगों को नहीं पता रहती, तो वो अवेयरनेस की कमी है ना। एंड लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, उस हिसाब से आपका ओरिएंटेशन ही नहीं कि आप उसमें भी अपने समय को दे सकें। द लीडर्स ऑफ द नेशन इंक्लूडिंग टीचर्स should be educated in a way which would enable them to understand the meaning of change। जितने भी राष्ट्र के नेतृत्व करता है, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो चाहे सोशल लीडर्स हो, और इवन शिक्षक को जोड़ करके कार्ल मैम कहते हैं कि यहाँ पर जरूरत है कि उनको परिवर्तन के अच्छे से मीनिंग समझ में आए, कि किस प्रकार के वो परिवर्तन को कैसे ले जाना चाहते हैं। वो आगे कहते हैं कि द प्रेजेंट सिचुएशन, नो टीचिंग वाज साउंडलेस, it trained people to be conscious of the social situation in which they find themselves and to be able, after careful deliberation, to make the choices and take decisions। वो परिवर्तन इस एस्पेक्ट में लेते हैं कि समाज में जो परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होने हैं, इस चीज के लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा, और उस चुनाव करने में बहुत जरूरत होती है राष्ट्र के नेतृत्वकर्ताओं की और शिक्षकों की। आप कैसे समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, किस प्रकार के, एक तो पहली बात होगी कि किस प्रकार के सोशल बैकग्राउंड के आप हैं, अर्थात किस सोशल सिचुएशन में आप रह रहे हैं, और आप चेतनात्मक रूप से उन चीजों को समझें कि आप समाज, जिस तरह का हमारा समाज है, इस प्रकार के समाज में किस तरह का बदलाव ले आना है। कि एक विजनरी व्यक्ति ही सोच सकता है, जो दूर की बातों को समझ सकता हो, और उसके लिए जो नेशनल लीडर्स हैं और जो टीचर्स हैं, वो दूर के होने वाले परिणामों को समझ करके वो कुछ डिसीजन लेता है, कुछ निर्णय लेता है कि हमको इस क्षेत्र में परिवर्तन ले आना है, वो उनको सिलेक्ट करके सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर नेशनल जो लीडर्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनका काम सामाजिक परिवर्तन में डिसीजन लेने की भूमिका में है, निर्णय लेने की भूमिका में। And education must therefore be for mobility, for flexibility and action। एक तो गतिशीलता निर्धारित करने का काम करता है, एजुकेशन के माध्यम से गतिशीलता आती है आपके व्यवहारों में, आपके परिवर्तन, आपके प्रकारों में। वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन ले आता है। सब लोग कोऑपरेशन के साथ करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके विचारों में, एंड एक्शन, उनके कार्यों में भी आपको विभिन्नता देखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कार्ल मैम कहते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल विथ ए हाई जनरल लेवल ऑफ कल्चर। जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मोबिलिटी होगी, आप विभिन्न प्रकार के, जैसे कहते हैं ना कि केवल अगर एक ही विचारधारा के लोग हों तो कोई उसमें अंतर नहीं दिखाई देगा। जब कई प्रकार की विचारधाराएं सामने आएंगी, तब उसमें जाकर के आप कोऑपरेशन की बात करेंगे, कौन सी बात सही है। क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र में क्या है, विचारों की महत्ता है। हर तरह के सोच समझ वाले व्यक्ति यहाँ पर होने चाहिए, तब आप सोसाइटी को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं, सो दैट दे एडाप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। जब बहुत सारे विचारधाराओं के लोग होंगे, तब आप सबको साथ लेकर के चलेंगे। जिसे मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। सब लोगों की विचारधारा को आप महत्व दीजिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, थॉट्स में सबके विचारों का आदर करें, और एक्शन में भी आपको दिखाई दे, तब आप उस सामाजिक परिस्थितियों को और समाज की आर्थिक परिस्थितियों को आप परिवर्तन ले आने का काम कर सकते हैं। ऐसा मानना था कार्ल मैम का। सम रेफरेंसेस, यहाँ से आप और इसके बारे में सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी यदि कोई बातें हों तो रख सकते हैं। बोलिए। सर, जो ओटावे ने कहा है
कि जो मैन इन पावर। हेलो। हाँ बोलिए शरद, आपकी आवाज आ रही है। यस सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ओटावी जी ने कहा था कि जो लीडर्स होते हैं जो पावर में होते हैं वही सोशल चेंज को, मतलब सोशल चेंज को प्रमोट करते हैं, और ये जो एजुकेशन है फिर उसको एक माध्यम के रूप में मतलब बनाते हैं एजुकेशन को सोशल चेंज के रूप में, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उस पर शिक्षा वो प्राप्त करेगी, तो जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनके विचार हैं, जो विचारधारा है, तो वो फिर जो आगे आने वाली पीढ़ी है उससे उसके अनुसार वो फिर जो अपनी विचारधारा है उसको परिलक्षित करेंगे। हाँ, वो एजुकेशन को एक फोर्स मानते हैं। ये सर, तो फिर जो उन्होंने शुरू में जो कहा, जो 4 पोजीशंस बताई थी, तो उनका कहना भी बहुत सही था। जो पहला पॉइंट था कि एजुकेशन इज फॉर इटसेल्फ, वो अपने आप के लिए है ना, वो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि जो विचारधाराएं जो मैन इन पावर हैं उनकी विचारधाराओं को प्रमोशन का काम करती है education। हाँ, जो पहली स्लाइड हमने आपको बताई उसमें 4 परिस्थितियां बताई, जो रिलेशनशिप की 4 परिस्थितियां कौन थी। अब इसमें हमने आप कहा कि जितने भी हम आपसी चर्चा, चाहे कार्ल माहिम का हो, ओटावे का हो, दुर्खिम का हो, इन चारों परिस्थितियों में ही सभी विचारधाराओं को आप सम्मिलित कर सकते हैं। ये जरूर है कि जैसे 4 विचारधाराएं जो आप बात कर रहे हैं कि एजुकेशन फॉर इटसेल्फ, एजुकेशन इट्स फॉर इटसेल्फ, कि शिक्षा अपने आप के लिए है। मतलब शिक्षा का समाज से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा जो है वो केवल अपने आप के लिए है। एक परिस्थिति तो ये है ना। लेकिन दूसरी जो अन्य परिस्थितियां हैं जिसमें ये कहते हैं कि वो एजुकेशन को एज अ टूल, एज ए इंस्ट्रूमेंट, या आप ये कह लीजिए एज ए फोर्स मान रहे हैं, कि जिसके हाथ में शक्ति है उसको आप शिक्षित कर दीजिए। है ना, ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन पॉलिटिकल लीडर्स को, जैसे आज की हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत पढ़े लिखे लोग वहां नहीं जाते। तो यदि पॉलिटिकल लीडर्स यदि शिक्षित जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सोसाइटी में बहुत, मतलब अगर शिक्षित व्यक्ति जाएगा तो वो पॉजिटिव चेंजेस को ज्यादा हो सकता है सोसाइटी में वो लेकर के आए। तो जिसके हाथ में शक्ति, जैसे यदि मान लीजिए विश्वविद्यालय का कोई बहुत ही विजनरी व्यक्ति आ जाए, वाइस चांसलर, उसके बहुत पढ़ा लिखा, बहुत मतलब, हालांकि सभी पढ़े लिखे आते हैं लेकिन उसमें भी एक कंपैरिजन है। यदि बहुत विजनरी कोई व्यक्ति आए तो विश्वविद्यालय में बहुत अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो कहने का मतलब जो जितना ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति होगा, शिक्षा को एक फोर्स के तरीके, ओटावे ने कहा कि शिक्षा एक, इट इज जस्ट लाइक अ फोर्स, आप बल लगा दीजिए उसको, किसी को दे दीजिए, वो शिक्षा किसी को दे दीजिए, वो जिसके हाथ में जाएगा उस हिसाब से सोसाइटी को वो पॉजिटिवली चेंज करने का काम करेगा। ये ओटावे उसमें बात, मतलब उनका ये कहना था कि एजुकेशन खुद कोई परिवर्तन नहीं ले आता। एजुकेशन में कोई ऐसा नहीं कि एजुकेशन परिवर्तन ले आएगा। हाँ, एजुकेशन जिसको ट्रेंड कर देंगे आप, जिसको शिक्षित कर देंगे आप, वो व्यक्ति के हाथ में पावर है, सत्ता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके है, तो उसके पास यदि एजुकेशन आ जाएगा तो वो सोसाइटी में उस हिसाब से परिवर्तन का कारक बनेगा। ये मतलब एक एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आप चारों, जो हम आपको 4 परिस्थितियां बताएं, वो चारों परिस्थितियां सोसाइटी में होती हैं। भाई कोई अगर सोशल इंस्टीट्यूशन, आप ऐसे समझिए, कोई मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो केवल अपने आप में रहे, है ना, उसके इनोवेशंस का सोसाइटी को ना दे, या कोई आउटरीच एक्टिविटीज ना करे, वो सारा कुछ केवल और केवल अपनी एजुकेशन सिस्टम अपने के लिए ही बना करके रखे, तो क्या किसी प्रकार का परिवर्तन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीज बाहर आई ही नहीं, सोसाइटी में आई ही नहीं, वो तो केवल अपने तक सीमित रह गए, उसी एजुकेशन सिस्टम तक। जैसे आप ये देखिए, अभी इस कोविड की सिचुएशन में सारे आपके सामाजिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई, है ना। लेकिन जो हमारी आर्मी थी, इस आर्मी में इसकी जितनी एक्टिविटीज चल रही थी, ट्रेनिंग का,
इनकी अपनी आपूर्ति का, इनके डिफरेंट जो कॉर्प्स थे वो सब कुछ ऐसा चलते रहे, क्योंकि ये सोसाइटी से आइसोलेटेड सिस्टम में है। और आप यदि देखिए तो आर्मी की कोई भी बात आपको सोसाइटी में नहीं आती, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उनका अपना खुद का सिस्टम है। आर्मी का सारा सिस्टम अपना है, वहां एजुकेशन का, शिक्षा का, ट्रेनिंग का, चिकित्सा का, जो भी चीजें सब उसमें उसमें अपने आप में वो अपने आप में पूर्ण है। उनका सोसाइटी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। और जब कोविड की सिचुएशन थी तो उनकी सारे सिस्टम वैसे ही फुल फ्लेश चलते, क्योंकि वो सब आइसोलेट थे, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, सबको उसी दायरे में रहना है, सारी एक्टिविटीज उनकी वैसी ही चल रही थी। जब बाहर से कोई आएगा तब किसी प्रकार का इन्फेक्शन काज होगा, तब किसी प्रकार की कोविड फैलने की सिचुएशन होंगी। तो लोगों को ना बाहर जाना था, ना बाहर के लोगों को अंदर आना था, सारा सिस्टम ऐसे चल रहा था, तो आइसोलेटेड सिस्टम चल रहा था, तो वहां पर वो इंडिपेंडेंट थे, उनकी कोई किसी से लेना देना नहीं। अब ऐसे ही यदि सिचुएशन किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हो जहां के रिसर्चेज इनोवेशन सोसाइटी में न जाए, कोई लेना देना ही ना हो, तो सोसाइटी में काज कोई कोई परिवर्तन नहीं काज करेगा, वो तो केवल अपने के लिए है। अपने उस दायरे में रह करके, एजुकेशन के दायरे में रह करके जो कुछ भी करें सो करें, और बाहर जो सामाजिक परिवर्तन उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी कोई मतलब नहीं है। इस रेस्पेक्ट में आप पहले वाले को मान सकते हैं। यस सर। सर एक और है कि ये जो क्लोज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है सर, वो कैसा होता है? क्लोज सोसाइटी को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बंद समाज है वो जनरली परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो चाहे किसी भी वजह से होने वाले हो, या बहुत धीमी गति से एक्सेप्ट करता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जितने भी जो ये ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो जितने भी ट्राइब्स हैं, वो शिक्षित भी नहीं होना चाहते, है ना। अब कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, हम अब सोचने का देखिए, सोचने का तरीका है। हम कहते हैं कि हम सभ्य हैं, हम मुख्य धारा में हैं, है ना। जो आम समाज है वो समाज कहता है कि हम सभ्य हैं, और वो लोग जंगली हैं, उनके अंदर सभ्यता नहीं है, वो हमारे कल्चर को नहीं, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, तो हम उनको असभ्य कहते हैं। हम कहते हैं कि हम मुख्य धारा में, हम उनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचिए तो वो कहें, हो सकता है उनका ये सोच हो कि हम असभ्य हैं, क्योंकि हम उनके तरीके नहीं रहते, जैसे वो अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे हम जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम असभ्य हैं उनके दृष्टिकोण से। हम असभ्य हैं, और हम कहते हैं कि हम रोड बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, हम यहाँ आ जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और वो कहते हैं, आप कहते हैं कि वो ट्राइब्स नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, जबकि वो कहते हैं कि हम प्रकृति के ज्यादा नजदीक हैं, नेचर ज्यादा हमारे करीब है, इसलिए आप लोग आओ जंगलों में रहो, आप अपनी कल्चर को, अपने एटीट्यूड को, अपने विचारों को हमारे हिसाब से करो, ताकि आप भी नेचर के करीब आओ, आप अपने आप को बदलो, जैसे हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे आप जीवन व्यतीत करो, तब आप मुख्य धारा में सम्मिलित होगे, है ना। तो ये जो दो सोचने के ध्रुव हैं, जो ट्राइब्स को कहते हैं कि हम असभ्य हैं, मतलब ट्राइब्स को कहते हैं कि वो लोग असभ्य हैं, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, पेड़ों पे रहते हैं, जंगलों कंदराओं में रहते हैं, वो सभ्यता। और उनके लिए देखिए तो वो कहते हैं कि भाई नेचर के ज्यादा करीब हम हैं, और नेचर में अगर आपको रहना है तो नेचर के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो नेचर को कंजर्व करते हैं। तो ये दो तरह के सिचुएशंस आप मान सकते हैं ऐसी। तो क्लोज सोसाइटी को हम अपने रेफरेंस में अगर कहें, जो हम सोशियोलॉजिकल रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो क्लोज सोसाइटी वो है जो किसी भी तरह के सामाजिक सांस्कृतिक या मूल्यों में परिवर्तन को जल्दी स्वीकार नहीं करती, वह परंपरावादी होती है। जो रिचुअल्स उसके सनातन काल से चलते चले आ रहे हैं उसी को फॉलो करना चाहती है, बदलाव कुछ नहीं चाहती, वो क्लोज सोसाइटी है, जिसको आप स्टैटिक सोसाइटी कह सकते हैं, या बहुत कम स्वीकार कर रही हो बदलाव को, है ना। जो ट्रांजिशन का फेज होगा, जो ना तो ओपन होगा पूरी तरह के, ना पूरी तरह के क्लोज होगा, जो बीच का सिचुएशन होगा ट्रांजिशन फेज में होगा, जैसे हमारी सोसाइटी है। कुछ चीजों को तो हम स्वीकार कर लेते हैं, कुछ चीजों को अभी भी नहीं स्वीकार करते। लाख आपको संविधान में कहा गया हो कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन चाहे आप छोटी क्लास से देखिए, चाहे बड़ी क्लास, बड़े लेवल पे, हर जगह कास्टिज्म बहुत गहरी पैठ बैठ जमाए हुए है। तो हम उसमें परिवर्तन ही नहीं आना चाहते, हम रोटी बेटी का संबंध ही नहीं करना चाहते, इंटर
रिलीजियस मैरिज की तो बात छोड़ दीजिए, हम इंटरकास्ट मैरिज के बारे में नहीं सोचना चाहते। तो ये हमारी इस मायने में क्लोज है, और ओपन इस मायने में भी है कि आप टेक्नोलॉजी को स्वीकार किए और कोविड सिचुएशन में भी आप ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है। यस सर, मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस सोसाइटी में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर एक तरह से नगण्य हो, मतलब परिवर्तन हो तो रहा है लेकिन दिखे ना, कहा जाए दीर्घकालिक भी ना। हाँ, धीमी कह सकते हैं, नगण्य तो नहीं कह सकते, परिवर्तन तो असंभावी है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा हो, ये आप कह सकते हैं, वो क्लोज सोसाइटी है। जी सर। और जो परिवर्तन को बहुत तीव्र गति से जिस सोसाइटी में हो रहा हो, वो सोसाइटी ओपन सोसाइटी कह सकते हैं, खुला समाज है, हर परिवर्तन को स्वीकार कर रहा है। यस सर। ठीक, और किसी का? यस सर।